राजेश्वरी बिश्नोई। राजेश्वरी जी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, नमस्ते। जी नमस्ते राजेश्वरी जी, अपना परिचय दीजिए संक्षेप में। सर मैं जालोर जिले से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में मैं एसीटीओ पद पर जिला सिरोही में कार्यरत हूँ। मैंने 12वीं तक की स्कूल की एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की है संचूर से, और बीए मैंने प्राइवेट किया था, एमए मैंने प्राइवेट हिंदी में किया, और बीएड मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया। एसीटीओ का क्या फुल फॉर्म होता है? सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो? असिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये कमर्शियल टैक्स क्या है? सर वाणिज्यिक, जो वाणिज्यिक सेल होती है, वाणिज्य से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे जो भी चीजें सेल परचेज होती है, और जैसे इसमें सर्विस भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये भी इंक्लूड है। तो इनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है कमर्शियल टैक्स? नहीं सर, लेकिन हमारे विभाग का नाम चेंज नहीं किया है और पद नाम जीएसटी के अंदर कार्य करते हैं, तब हमारा नाम असिस्टेंट कमिश्नर है। लेकिन जब हम वाणिज्य कर विभाग के वेट के जो कार्य कर रहे हैं तो एसीटीओ के रूप में ही कर रहे हैं। तो आप तो इतने अच्छे पोस्ट पे ऑलरेडी, अब क्या जरूरत पड़ गई आपको वो छोड़ने की? सर एक्चुअली मैं आरएस भर्ती परीक्षा 2010 में सब ऑर्डिनेट जेसीटीओ पद पे हूँ। मेरा अभी हाल ही में प्रमोशन हुआ है और मैं आरएस बनना चाहती हूँ। अच्छा, आरएएस बनना है आपको? जी सर। तो जो ये 10 साल की सीनियरिटी है वहां काउंट होगी आपकी, आरएएस बनेंगी आप तो? जी नहीं सर, सीनियरिटी तो आरपीएससी की जो भर्ती परीक्षा में जो रैंक होती है उसी अनुसार सीनियरिटी चलती है। तो ये 10 साल का लॉस हो जाएगा सीनियरिटी का, अपने विभाग में ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे आप तो। सर नहीं, विभाग में भी नहीं बढ़ रही हूँ, कुछ पोस्ट ज्यादा है, मेरी सीनियरिटी अभी बहुत पीछे होगी। और फिर मुझे ये भी है कि वहाँ रहते हुए एज ए आरएस अधिकारी जो होते हैं उनको भी हमारे विभाग में कई मौके मिलते हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, और जोधपुर जैसे जोन में जोन लेवल पे भी डीसी कमिश्नर के रूप में, वो डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं। नवंबर के महीने का जीएसटी कलेक्शन कितना है गवर्नमेंट का? सर 1,05,000 करोड़। और अक्टूबर का कितना था? अक्टूबर का 1,05,000 करोड़ था और 1,04,000 करोड़ अभी है नवंबर का। 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी कलेक्शन, तो क्या माना जाए कि कोरोना सब खत्म हो गया, उबर गए हम कोरोना से? सर कोरोना से उभरे तो नहीं है, लेकिन जो हमारी वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वो पटरी पर लौट रही है। तो जीडीपी भी बढ़ना चाहिए फिर देश का? सर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जीडीपी में कई अन्य मैटर भी शामिल है सर, केवल यही बिंदु नहीं है, उसमें बेरोजगारी भी है और अन्य आय के स्रोत है वो भी है। इसमें तो सेल और परचेज पे है केवल। जो केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा होता है, कौन देखता है उसे? इसमें इसके लिए सर ये परिषद बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल होती है, जिसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार डिसाइड करती है। फिर फिनांस कमीशन का क्या रोल है इसमें? सर फिनांस कमीशन तो वो तो एक सर संवैधानिक संस्था है जो वित्तीय मामलों का बंटवारा करती है। जीएसटी परिषद वो भी करों का बंटवारा करती है। जीएसटी काउंसिल बता रही है आपकी ये करों का बंटवारा, तो फिर सर ये करों का बंटवारा नहीं करती है। जीएसटी एक वित्त विभाग के लिए, वित्त आयोग के लिए तो इनकम टैक्स भी शामिल है, अन्य कर भी शामिल है। इसमें वित्त विभाग का, वित्त आयोग का कार्य बहुत व्यापक है और जीएसटी काउंसिल का काम तो लिमिटेड है, केवल जो जीएसटी से संबंधित मामले ही देखेगी और इसके संबंध में केवल सिफारिशें करती है, कोई सुधार हो या कर की दरों में परिवर्तन हो। अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? जी सर, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। अच्छा, तो जीएसटी काउंसिल भी संवैधानिक है या नहीं है? जीएसटी काउंसिल सर संवैधानिक है। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? सर मुझे फिलहाल सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, आप तो लोक सेवक ऑलरेडी हैं। लोक सेवा को जरा समझाइए, क्या होती है लोक सेवा? सर लोक सेवा जो है वो लोकतांत्रिक
शासन प्रणाली के संदर्भ में ये सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है। बस यही काम होता है लोक सेवा का? सर अन्य कार्यालय कार्य तो होते ही है, जो दैनिक कार्य होते हैं, उनके अलावा मेन जो इनका कार्य होता है वो लोक सेवा का मेन कार्य ही है कि जो योजनाएं हैं वो उनसे संबंधित जो लाभान्वित है उनको उन तक पहुंचाई जाए। लोक सेवा में जवाबदेही का क्या मतलब होता है? मतलब अपने कार्य के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। किसके प्रति? सर उनकी जवाबदेही आम जनता के प्रति भी है, उनकी जवाबदेही का संविधान के प्रति भी है, और उनकी जवाबदेही सरकारी योजनाओं के संबंधित है उनके प्रति भी है। जनता के प्रति कैसे जवाबदेह है लोक सेवक? लोकतंत्र में तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति। सर लोक सेवक भी जनता के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही है। तो यदि वो ढंग से योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा रहे तो उसके लिए जिम्मेदार तो लोक सेवक ही होंगे। आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कौन सा जवाब कब दिया है आपने जनता को, या जनता ने कोई जवाब मांगा हो आज तक आपसे, आपने दिया हो? सर नहीं, ऐसा मेरा कार्य नहीं रहा है कि जनता ने कोई जवाब मांगा हो। वैसे हमारा विभाग भी है, ऐसा है जो हम जैसे राजस्व वसूल करने का कार्य करते हैं या असेसमेंट करते हैं, लेकिन जहां तक कोई व्यक्ति है जिसको कोई समस्या है, जैसे जीएसटी के संबंध में कोई समस्याएं थी या वेट के संबंध में कोई डिमांड है, तो उस संबंध में पूछताछ करते हैं तो बिल्कुल जवाबदारीता के साथ जवाब देते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में कहा जाता है टैक्स वसूलें तो भी समस्या और टैक्स ना वसूलें तो भी समस्या। क्या मतलब है इस बात का? सर ये होता है कि टैक्स वसूल करना तो अनिवार्य है, क्योंकि सरकार की संसाधनों की आवश्यकताएं होती है और उन संसाधनों को पूरा करने के लिए वित्तीय राजस्व की आवश्यकता तो होती है, और वो राजस्व टैक्स वसूल किए बिना तो आएगा नहीं। टैक्स वसूल करे तो समस्या ये है कि जनता नाराज होती है, टैक्स दर बढ़ा नहीं सकते, जनता नाराज होती है तो इससे मतदान प्रभावित होता है। अच्छा, क्या उपाय है इसका? संतुलित कर दर होनी चाहिए। संतुलित कर, एक प्रोग्रेसिव कर भी होता है, ये क्या होता है प्रगतिशील कर? प्रगतिशील कर जैसे प्रत्यक्ष करों में अधिक होता है, उसमें जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती है। कम आए तो कम कर, ज्यादा आए तो ज्यादा कर। ज्यादा दर तो फिर ज्यादा आय कोई करे ही नहीं, या करे तो दिखाई नहीं ज्यादा आए। नहीं, फिर उसके बाद में सर स्थिरता की भी नीति अपनाई है, प्रगतिशील फिर स्तर। जब एक लिमिट से ज्यादा आय होती है तो वहां कर दर को रोक दिया जाता है। जैसे 30% अधिकतम कर दर भारत में तो प्रत्यक्ष कर लगाया हुआ है आय पर, इनकम टैक्स पर, तो उसके बाद में 30% ही है। फिर ऐसे नहीं कि 40-50 आगे बढ़ता जाए, वैसे नहीं। अभी वित्त मंत्री जी के पास सुझाव आया है कि जिन लोगों की आय 10 लाख से ऊपर है उनके ऊपर कोरोना टैक्स या कोरोना सेस लगा देना चाहिए अगले 3 साल या 5 साल के लिए। जी सर। आप सहमत हैं इस बात से? जी सर। क्यों? क्योंकि इससे सर जैसे हम भारत एक समाजवादी शासन व्यवस्था जिसमें सबकी समान आय या गरीबी और अमीरी का अंतर कम करने के प्रयास किए जाते हैं। तो गरीब लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमें यदि वित्त की आवश्यकता है तो उन अधिक आय वालों से हम कुछ सेस के रूप में वसूल कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि सर उन्होंने जो कमाई की है वो भी आम जनता से ही की है, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी टैक्स हो, जो उपभोक्ता है वो ही तो टैक्स अदा कर रहा है, और उन्होंने यहीं से आय प्राप्त की तो उनके भी कर्तव्य बनते हैं कि वो जनता के हित में यदि उनका कुछ कम प्रतिशत में यदि उनका योगदान होता है तो उन्हें करना चाहिए। मेरा मुद्दा यही है कि हम 10 लाख आय ही नहीं दिखाएं, 9 लाख दिखाएं, चोरी करें। हम सरकार के लिए कमा रहे हैं क्या सब कुछ? नहीं, सरकार के लिए नहीं कमा रहे हैं। टैक्स चोरी तो क्यों की जाए? जब आप अच्छी इनकम कर रहे हो तो दिखाना चाहिए, इनकम दिखानी भी चाहिए। और टैक्स 30% इनकम टैक्स भी देंगे, जीएसटी भी देंगे, अब ये कोरोना टैक्स भी देंगे, तो सारी जिम्मेदारी 10 लाख के ऊपर वालों की है क्या देश के प्रति? नहीं, देश के प्रति नहीं है, लेकिन उन्होंने देश से ही तो कमाया है,
कमा भी तो यहीं से रहे हैं सर, उनको सुविधाएं भी अच्छी मिल रही है, गवर्नमेंट उनको ऐसे संसाधन 8 लाख वाले भी तो देश से ही कमा रहे हैं, 6 लाख वाले भी देश से कमा रहे हैं, और जो उस बता अनुपात में रहे हैं उनको भी दिया जाना कमा चाहिए रहे हैं। सर। जिस अनुपात में वो कमा रहे हैं उस अनुपात में उनसे भी टैक्स वसूला जाए, और जिस अधिक आय है तभी तो हम सर गरीबी और अमीरी का अंतर दूर कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा इस मुद्दे के बाहर चलते हैं। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पे एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है। जी सर। जवाब में भारत भी कह रहा है कि हम भी डैम बनाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा समझाइए मुझे। सर जवाब में भारत डैम बना रहा है ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है जिसकी चिंता भारत और बांग्लादेश दोनों को। किस नदी पे डैम बनाएगा चाइना? ब्रह्मपुत्र है, जिसका नाम चाइना में कुछ और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। भारत में भी कई नाम है उसके तो। सर मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रह्मपुत्र को बाद में क्या कहते हैं, असम के बाद में कुछ नाम है। हमें क्या चिंता है उससे? चाइना बनाए, उसके अपने इलाके में बना रहे, तो हमें क्या दिक्कत उससे? नहीं सर, वो दो देशों के बीच में जो जल संधियां है उसके अनुसार जल का निश्चित मात्रा में दोनों देशों को वितरण होना चाहिए। चाइना वैसे अपने भारत को जितना जल आवंटित कर रहा है उसके आंकड़े भी नहीं बता रहा है, कितनी मात्रा में आवंटन कर रहा है वो भी नहीं बता रहा। वो यदि जल को रोकता है तो दो प्रकार की समस्या हो सकती है, एक तो पानी की कमी भी हो सकती है, और इतना बड़ा डैम यदि डैम में कोई डैमेज होता है तो व्यापक हानि हमारे देश को होगी। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। चंदा कोचर की आज कुछ न्यूज है न्यूज़पेपर में, क्या मामला है? आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसने एक याचिका लगाई थी क्योंकि उसकी सर्विस को बर्खास्त कर दिया गया था, उसके खिलाफ चंदा कोचर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बैंक और कर्मचारी का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो चंदा कोचर ने क्यों गई थी, क्या उनका इशू क्या था? चंदा कोचर का इशू तो उसको बर्खास्त कर दिया गया था बैंक के द्वारा, और उसने बैंक में अपने पति की नहीं, उसने वीडियोकॉन फ्रॉम कंपनी में उसने तो नियमों का उल्लंघन करते हुए कर्ज, बहुत बड़ा 1800 करोड़ रुपए का शायद कर्ज दिया था, और वो कंपनी का ट्रांजैक्शन उसके पति को कुछ अनुचित लाभ दिए गए हैं, ऐसा कुछ मैटर, उसके पति और देवर को कुछ लाभ पहुंचा था। ठीक है ठीक है, राजेश सर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। राजेश्वरी जी, आजकल महिला अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में ज्यादा चर्चा में रहती है, ज्यादा पकड़ने में आ रही है अभी, क्या कारण मानती हैं इसका? सर भ्रष्टाचार का कारण तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबके लिए सेम ही है, हमारी सामाजिक स्वीकृति। हमारे समाज में भी हम भ्रष्ट तरीके से कमाए हुए अमीर लोगों को समाज में ज्यादा मान्यता दी जा रही है, उसकी वजह से ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नहीं, मैं महिला अधिकारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले नहीं आती थी ऐसी कोई घटनाएं सामने और अब ज्यादा आने लगी, इसका कारण मैं आपसे जानना चाह रहा था। सर इसका यही कारण है, सामाजिक स्वीकृति ही इस समस्या के जड़ में सामाजिक स्वीकृति है, जब समाज की मानसिकता ही उनको प्रतिस्पर्धा दे रही है। चलिए ठीक है, ये बताइए, भारत में कर व्यवस्था का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? सर इतिहास में मुझे शायद सल्तनत काल में स्टार्ट हुआ था, ज्यादा मुझे इतिहास की जानकारी नहीं। अच्छा, इससे पहले कोई टैक्स नहीं लिया जाता था? नहीं, टैक्स तो सर रघुवंश में भी उसका उल्लेख है, राजा दिलीप के बारे में लिखा हुआ है, उसमें रघुवंश में उल्लेख किया हुआ है कि राजा उसी प्रकार कर वसूल करता है जिस प्रकार समुद्र से सूर्य जल ग्रहण करता है ताकि वो वर्षा के रूप में पुनः लौटा सके। शायद गुड, लेकिन व्यवस्थित रूप किसने दिया वो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था, इस कर व्यवस्था को भारत में। सर मुझे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं, शायद चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम। अर्थशास्त्र के बारे में सुना आपने? अर्थशास्त्र कौटिल्य की लिखी पुस्तक थी जी, उसमें क्या लिखा जी सर, क्या लिखा उन्होंने अर्थशास्त्र में? सर मुझे ज्यादा, मैंने पढ़ा नहीं, उसको ज्यादा जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है? जी सर। अच्छा, अभी कौन सी महिलाएं हैं जो ज्यादा चर्चा में है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर?
सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कमला हैरिस है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद पर चुनी गई है, और नेशनल लेवल पे सर अलग अलग विभाग अलग अलग क्षेत्र में यदि माने तो फिल्मी क्षेत्र में कंगना रनौत है जो भाई भतीजावाद और वंश इसमें कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज में विवादों के कारण वो चर्चा में है और कुछ मुद्दों को उसने उठाया है। चलिए, ये बताइए, आपने अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में थोड़ी सी बात की, कमला हैरिस जी के बारे में बात की। एक और महिला व्यक्तित्व है भारतवंशी जिन्हें बाइडेन सरकार में एक उच्च कम्युनिकेशन डायरेक्टर उसको नियुक्त किया है और उसका नाम शायद नीता टंडन, ऐसा कुछ नाम, मीरा टंडन। वेरी गुड। अच्छा, एक और महिला है जिनको न्यूजीलैंड में कोई मंत्री पद दिया गया है, भारतीय मूल की? जी। पुरुष है सर, वो स्त्री मुझे ध्यान नहीं आ रही है। पुरुष तो है डॉक्टर गौरव। स्त्री भी है? स्त्री मुझे याद नहीं आ रही है। अच्छा, ब्रिटेन में आज एक महिला को लेकर थोड़ा विवाद हो रहा है। जी सर, वो अपने भारतीय इन्फोसिस कंपनी के डायरेक्टर है नारायण मूर्ति, उनकी पुत्री है जिनकी आय ब्रिटेन की महारानी से अधिक है, इसलिए वो चर्चित रही। और उसके पति वहाँ के मंत्री है और उन्होंने इस आय को छिपाया था, जबकि उनके जीवन साथी की आय उनको दर्शानी चाहिए थी वहाँ के कानून के अनुसार। किस विभाग के मंत्री हैं वो, उनके पति? जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ शायद वो वित्त मंत्री है। वेरी गुड। एक और महिला है जो ISIS आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है, उसके बारे में बहुत विवाद हो रहा है ब्रिटेन में, नागरिकता को लेकर। नागरिकता को लेकर, उस महिला की नागरिकता को लेकर। सर मैंने पढ़ा तो था पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए, आपने ब्रिटेन की बात की तो ये बताइए, ब्रिटेन में विक्टोरिया कितनी हुई है? महारानी विक्टोरिया नाम से कितनी महारानियां हुई है वहां पे? सर मुझे ऐसी जानकारी नहीं। एक विक्टोरिया के समय तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, एक विक्टोरिया हमारे 1857 की क्रांति के समय हुई थी। ये जानकारी शायद वहाँ सर महारानियों की एज भी लंबे समय तक वो महारानी रहती है, जैसे 70-80 साल तक रहती है, तो पता नहीं वो और अलग अलग थी, वो सेम ही थी। सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वहां से राजा को हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, वो आज जीवन वही राजा रहता है, राजा या महारानी। तो भी लगभग 250 साल का गैप आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से 1857 की क्रांति के समय तक, इतने लंबे समय तक। जी कोई बात नहीं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? चर्चिल के बाद में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, ये बताइए, ब्रिटिश भारत में किसी महिला को कोई उच्च पद दिया गया है क्या? ब्रिटिश भारत में, ब्रिटेन में, भारत में जी, भारत में पंडित नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, वो UNO में सदस्य रही थी शायद भारत की, और ज्यादा मुझे ध्यान नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो 1909 का अधिनियम था उसमें महिला निर्वाचन को लेकर कोई प्रावधान था क्या? महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया 1909 में अधिकार दिया गया था शायद। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा, ये विधवा विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब विधवा कब पारित हुआ था? सर टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो शारदा एक्ट नहीं, वो शारदा एक्ट है, वो तो अरविला शारदा जी थे। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी राजेश्वरी जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार। कब है इंटरव्यू आपका? सर फर्स्ट चरण में नहीं है,
सेकंड अच्छा नेक्स्ट में, ओके ओके। अच्छा ये 3 अभी कृषि कानून आए हैं, कृषि अधिनियम, जी सर। इनके नाम बता सकते हो आप? हाँ सर, पहला है एक तो है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो 1954 में बना था, उसको संशोधन किया है 2020 में। और दूसरा है कृषि व्यापार वाणिज्य नहीं, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य सरलीकरण, संवर्धन एवं सरलीकरण। और तीसरा है कृषि उपज एवं सेवा करार, ऐसा कुछ तीसरा। ओके, क्या विवाद है इसमें? सर इसमें किसानों की तरफ से मुख्य रूप से 2 बातों पे विवाद जताया जा रहा है। एक तो उनको भय है कि यदि मंडियों को कम तवज्जो दिया जाएगा और बाहर खरीद होगी तो मंडियों, क्योंकि मंडी टैक्स लगता है और मंडी टैक्स लगने के बदले में मंडी की व्यवस्थाएं और सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन यदि मंडी से बाहर बिक्री होगी तो मंडी की आय कम हो जाएगी, मंडी की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। जब आय नहीं होगी तो मंडी में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी, तो इस टाइप से धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी। दूसरा उनको भय है कि जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को आय की जो सुरक्षा दे रही है, यदि वो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो गया तो किसानों के लिए, किसान पूर्ण रूप से कॉरपोरेट कंपनियों के अधीन हो जाएंगे और उनको जो सुरक्षा मिल रही है आय की, हाल ही में सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को कहा है कि आप आर्टिकल 254(2) के तहत कृषि कानून के विरुद्ध कानून बनाइए। जी सर। ये क्या है अनुच्छेद 254(2)? सर मुझे इस आर्टिकल को अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आज ही इसको पढ़ के देखूंगी। पर अच्छा, कृषि किस सूची का विषय है? कृषि समवर्ती सूची का विषय। कृषि तो राज्य सूची का है। जी सर, हाँ राज्य सूची का। तो राज्य सूची का है तो फिर केंद्र कानून कैसे बना है? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पढ़ के पता करूंगी। ठीक है। अच्छा, ये आर्मेनिया अजरबैजान विवाद आपने पढ़ा है? हाँ सर, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में था। क्या है ये? सर डिटेल में मुझे जानकारी नहीं। ओके। अच्छा, अभी आपने हाल ही में कहा कि अभी कुछ देर पहले ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा हुई थी। जी सर। तो ये ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? असम से। ओके, असम में भी कोई विशेष जगह? सर नाम ध्यान नहीं। क्या कहते हैं असम में इसको? सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, गंगा में मिल जाती है, उसके बाद कोई नाम परिवर्तन होता है इसका? जी सर होता है, पर अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कितनी है लंबाई? सर लंबाई ध्यान नहीं। राजस्थान की सबसे लंबी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये बनास नदी। लंबाई नहीं पता? लंबाई 400 कुछ है, 450। ओके ओके। सर अभी हाल में राजस्थान में पर्यटन नीति 2020 घोषित हुई है। जी सर। अच्छा, अभी पहले ये बताइए कि पर्यटन मंत्री कौन है अभी? ठीक है, नीति के बारे में बताइए। सॉरी सर, मुझे इस दोनों के संबंध में जानकारी नहीं है। ओके ओके। अच्छा, एक राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक आया है अभी, राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020। ये मैंने पढ़ा तो था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है सर, मैं वापस पढ़ूंगी इसको। ठीक है। अच्छा, एक शब्द है ग्राम रक्षक। जी सर। ये पुलिस से संबंधित है, बता सकते हैं क्या है? हाँ सर, इसमें पुलिस द्वारा एक गांव के, एक नहीं 3-4 भी रख सकती है, वो ग्राम रक्षक के रूप में कुछ जिम्मेदार या जो उनको लगते हैं कि कुछ अच्छे रेपुटेशन वाले लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ग्राम रक्षक के रूप में स्वेच्छा से यदि वो चाहे, अवैतनिक होता है और ग्राम रक्षक के रूप में उनको बनाया जाता है, जिनका कार्य पुलिस की सहायता करनी है। जैसे ये सीएलजी की जो जहाँ बैठक होती है उसमें भी वो शामिल होंगे और समाज गांव के कई अपराध रोकने में और वो सहयोग करेंगे। गुड। अच्छा, ये अभी वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा,
गोपाल सैनी का नाम सुना है आपने? नहीं सर, मुझे ओके। याद नहीं। अच्छा, ये कानड़ दे प्रबंध किसकी पुस्तक है? जी सर। कानड़ दे प्रबंध। सर आप के हो? जी सर। आप जालोर के हो? जी सर। जालोर में, जालोर से संबंधित पुस्तक है। जी सर। कानड़ दे कौन थे? कानड़ देव सर जालोर के शासक थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पुस्तक लिखी गई। जी सर, उन पर पुस्तक लिखी गई, पर मुझे उसका राइटर का नाम याद नहीं आ पा रहा। ओके। अच्छा, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब आक्रमण किया था? शायद 1311 में। आपका आंसर राइट है। आप शायद क्यों लगाते हो? सर क्योंकि मेरा इतिहास मेरा विषय नहीं रहा है, तो मुझे इसके बारे में तो कंफर्म ऐसा आप नहीं कह सकते। आपने प्री और मेंस में इतिहास पढ़ा, तो आप अभी उसको नकार नहीं सकेंगे। जी सर। जालोर दुर्ग के बारे में बताइए। जी सर। जालोर दुर्ग के बारे में। जालोर दुर्ग एक गिरी दुर्ग है जो अपने समय में काफी सुरक्षित माना जाता था, और ये गुजरात, दिल्ली गुजरात के बॉर्डर पर रास्ते में होने की वजह से कई बार आक्रमण इस पर हुए हैं। और जालोर दुर्ग वर्तमान में देखें तो ये सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक है, क्योंकि इसमें ऐसे जैन, जी हाँ, यहाँ पर जैन मंदिर भी है, और शायद हनुमान जी का हिंदू मंदिर भी है, और एक मस्जिद भी है। गुड। यहाँ एक उर्स भी लगता है। किसका? शायद मुझे उस पीर का नाम याद नहीं है। ओके ओके। एक सेवड़िया पशु मेला भरता है आपके वहाँ? जी सर, रानीवाड़ा में कब भरता है ये? फागुन मंथ में, महीने में होता है। ये सांचौर के आसपास है क्या? जी सर, रानीवाड़ा सांचौर के पास में। सांचौर क्या उपखंड है? जी सर। और रानीवाड़ा? रानीवाड़ा भी उपखंड। अच्छा। सांचौर में विश्नोई संप्रदाय के लोगों की बहुलता है। जी सर। आप भी सांचौर के हो? जी सर। कब हुई थी स्थापना विश्नोई संप्रदाय की? सर 1450 में। मतलब कंफर्म नहीं है? विक्रमी सन 1450। सर कंफर्म नहीं। ओके। कौन है आपके संप्रदाय के संस्थापक? जाम्बोजी, गुरु जाम्बोजी। जाम्बोजी। जी सर। क्या आवश्यकता हुई उन परिस्थितियों में कि उन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की? सर मिथक तो ये है कि प्रहलाद को, जब वो भगत प्रहलाद हुए थे, उसने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं उनके वंशज के 12 करोड़ लोगों का उद्धार करूंगा। तो मिथक का अनुसार तो यही है कि उनका उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन यदि हम परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो उस समय काफी अंधविश्वास था, और मुस्लिम आक्रमण भी हो रहे थे, और लोगों में भय भी था। तो उन्होंने ऐसे समय में जनता को संबल देने के लिए, नियमानुसार चलने के लिए, मुस्लिम धर्म के प्रभाव से बचाने के लिए, और यहाँ तक कि अकाल और ऐसी भूखमरी की जो परिस्थितियां थी उनसे बचाने के लिए भी ये धर्म की स्थापना, मतलब इस टाइप से उन्होंने कार्य किए थे। जैसे अकाल राहत कार्य के लिए उन्होंने तालाब खुदवाए थे ताकि लोगों को अनाज वितरण कर सके। पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने खेजड़ी रोपण, वृक्ष रोपण पर भी बल दिया था ताकि पशुपालन। अच्छा, ये बताएं कि जाम्बोजी निर्गुण उपासक थे या सगुण उपासक? निर्गुण उपासक थे सर। उन्होंने निर्गुण विष्णु के रूप में उन्होंने बताया था, लेकिन किसी भी आकार का वर्णन नहीं किया। तो विष्णु विष्णु तो भंडरे प्राणी, जी। ये किस विष्णु के बात करते हैं? जो सर ये निर्गुण एक विष्णु की उपासना करते हैं। आपके जो संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनमें कोई मूर्ति नहीं होती? उनमें कोई मूर्ति नहीं होती। हालांकि सर ये जो मंदिर है, मेरी मान्यता के अनुसार ये मंदिर भी गलत है, लेकिन धर्म का प्रचार करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इसे परिचय करवाने के लिए बनाए जा रहे हैं। बाकी जामे जी के मंदिर, जामे जी ने कभी ये नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, इसलिए ये मंदिर भी गलत है। एक दृष्टि से देखे तो विष्णु के भगवान के ही मंदिर होने चाहिए थे, यहाँ मंदिर होने ही नहीं चाहिए थे। ओके ओके ओके। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है आज का। ये गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सर ये सांचौर में है। क्या गांव है, कूका गांव है, कूका गांव में। अच्छा, क्या ओल्डी का क्या मतलब है?
सर ओल्डी का वैसे तो मतलब एक कुटिया टाइप की होती है, उसी को ओल्डी बोलते हैं। ओके ओके। जी अतुल सर। जी राजेश्वरी जी, जी सर। ओवरऑल बहुत अच्छा है आपका, क्योंकि अब Thank आप you. लंबे समय से वर्किंग है, आपको अनुभव है सिविल सेवा का, तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे बिल्कुल उसके अनुरूप हुई है डेवलप। तो ओवरऑल तो खैर ऐसा बहुत बड़ी कमी कोई नहीं है। आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पे फोकस करें, मेन यही काम करना है। और क्यों आप अब इस डिपार्टमेंट को छोड़ के इतने साल की सर्विस के बाद आरएएस में आना चाहते हैं, कुछ एक दो इसके स्ट्रॉन्ग रीजन थोड़ा सा ऐसे जो सुन के अच्छा लगे, तो इस पे थोड़ा सा इन चीजों को सोचे। अदरवाइज ठीक है आपका, थोड़ा नॉलेज लेवल तो खैर और जितना बढ़ाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ें उतना अच्छा है। थैंक यू। जी राजेश्वरी जी, जी सर। कहना नहीं चाहिए लेकिन आप एक अधिकारी हैं, और जब आपका मेन इंटरव्यू होगा तब थोड़ी सी विनम्रता रखें। यहाँ पर आपको अच्छी जानकारियां हैं, लेकिन वहां पर जो अधिकारीगण आपका जो इंटरव्यू लेंगे, तो वो एज में या नॉलेज में, पद में, हर तरह से आपसे उच्च ही होंगे। थोड़ी सी विनम्रता रखें वहां पर। बाकी आपको इतिहास की जानकारी कम है, उसको थोड़ी बढ़ाइए। आप करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए, जैसा कि सर ने बोल ही दिया है। बाकी व्यक्तित्व अच्छा है आपका, और एक सकारात्मक पक्ष हम देखें तो आत्मविश्वास बहुत है आप में, लेकिन उसको विनम्रता के साथ आप आत्मविश्वास रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी शुभकामनाएं आपको। जी सर, एक क्वेश्चन है सर। जी जी। शायद सर मैं जो आंसर मुझे नहीं आ रहे थे वहाँ मैं सॉरी कहना भूल जाती हूँ, मैं तुरंत कह देती हूँ कि सर मुझे नहीं आता है। शायद सर आप इसी के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सॉरी कहना चाहिए आपको। ये मुझे भी लगा था, मुझे महसूस हो गया था जब मैं एक दो बार बोली तो मैंने कहा वैसे ढंग से नहीं बोल रही। जी बिल्कुल, आप ये नहीं बार बार कह सकते हैं कि सर ये मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। इसकी जगह आप एक वर्ड बोलें सॉरी, तो आपकी विनम्रता को दर्शाता है। जी। बाकी व्यक्तित्व अच्छा है, इसको हम सकारात्मक रूप में देखें कि आपका आत्मविश्वास है। लेकिन मेन जब इंटरव्यू होता है तो उसमें उच्च अधिकारियों से आपका सामना होगा, तो वहां पर थोड़ी सी विनम्रता लाइए अपने, ताकि उनको लगे कि आप विनम्र हैं। वैसे आप हैं विनम्र, ऐसा नहीं है कि आप विनम्र नहीं, ठीक है, लेकिन कई बार ये ईगो हर्ट हो जाता है। जो उच्च अधिकारी होते हैं ना, वो नहीं हो, बस नकारात्मक नहीं चला जाए। इसलिए शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजेश्वरी जी, अच्छा समय है आपके पास में, और जितना नॉलेज पार्ट को अच्छा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व से शुरू करते हैं। व्यक्तित्व पार्ट में आत्मविश्वास अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, और जो राजेश जी ने बताया उसका ध्यान रखें। थोड़ा सा एक्सेंट आपका जो लहजा है बोलने का, वो जालोर का इफेक्ट आ रहा है इस पे। जी सर, ये हाँ, मतलब इफेक्ट कुछ ज्यादा ही है। एक्चुअली एक्सेंट जीवन भर नहीं छूटता है, व्यक्ति का लहजा जीवन भर कुछ अंश में बना रहता है, और अगर वो थोड़ी अधिकता हो तो आपकी भाषा शैली को नकारात्मक पक्ष देता है। तो ये भाषा शैली अच्छी है, शब्द चयन अच्छा है, पर जो एक्सेंट है उसका अभ्यास करिए थोड़ा। मतलब इसका तरीका यही है कि आप थोड़ा रुक रुक के बोलें। आपने देखा होगा अतुल सर जब पूछते हैं तो एकदम फटाफट नहीं बोलते हैं, वो सोच सोच के अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए और एक अच्छे प्रवाह से बोलते हैं, मतलब धीमा प्रवाह होता है। तो अगर आप प्रवाह को कम करेंगी और पॉज लेंगी एक आध सेकंड का, तो लहजे का इफेक्ट नहीं आएगा। एक 4-5% तो नॉर्मली बना ही रहता है, पर अगर वो 20-30% हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो लहजे को सुधार करें, और बाकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। बीच बीच में फेस पे जहाँ लगे आपको वहाँ स्माइल भी रखें, हल्की सी स्वाभाविक सी मुस्कान रखें। और कहीं कहीं बीच में मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा घबरा रही हैं, तो नहीं बिल्कुल भी। जैसा कि सर बार बार कहते हैं कि 20 मिनट तक एक ही स्थित प्रज्ञ बन के बैठना है, कि न घबराहट हो रही है न बहुत प्रसन्नता हो रही है। एवरेज वे में आपको उसको कंट्रोल करना है पूरा। देखिए, नॉलेज पार्ट में कृषि कानून आपने अच्छे बताए, पर अनुच्छेद 254 आपने नहीं पढ़ाया, अभी हाल ही में चल रहा है, इसको पढ़िए।
करंट इश्यू अच्छे तैयार करिए। जैसे आर्मेनिया का विवाद है तो वो एक नरगोनो काराबाग क्षेत्र है, वहाँ पे आर्मेनियाई प्रजाति रहती है, उसके कारण ये विवाद है। तो विवाद का कारण क्या है, कौन से देश के समर्थन में है, वर्तमान स्थिति क्या है, ये होना चाहिए। बात ब्रह्मपुत्र की आ गई तो फिर पूरी नदियां ही समेट ली गई है इनमें। तो नदियां फिर भारत की, राजस्थान की और वर्ल्ड की, तो से शुरू करेंगे उन पे उसके जो नाम है ये सब आपको पता होने चाहिए। वो सर एक ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल से होता है, क्योंकि बाउंड्री लगती नहीं है चाइना से। हाँ जी बिल्कुल बीच में है, उसके ऊपर तो अरुणाचल है। जी जी इसको थोड़ा तथ्य को सुधार करें। जी राजस्थान से संबंधित जैसे पर्यटन नीति मैंने आपसे पूछी है, तो ये हाल ही में चर्चा की विषय रही है, और पर्यटन खुद मुख्यमंत्री के पास है। अभी पहले विश्वेंद्र सिंह के पास था, पर वो सचिन पायलट प्रकरण में उनको हटा दिया गया, तो सीएम के पास है। तो इसका आप ध्यान रखें। पुलिस संशोधन आपने नहीं बताए हैं, ग्राम रक्षक का आपने अनुमान लगाया, पर वो ठीक था। बाकी ओवरऑल एवरेज अच्छा है आपका, एवरेज से अच्छा है। ज्ञान पक्ष में जो कमियां आ रही है, राजस्थान करंट, राजस्थान जीके और जो समसामयिक मुद्दे हैं, पॉलिटी है, इनको अच्छा तैयार करिए। जी थैंक यू बाकी ओवरऑल बढ़िया है, आप कर सकते हैं। जी थैंक ओके, शुभकामनाएं आपको। यू सर।